प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कल हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक काव्य के विषय में अध्ययन करेंगे। तो इसी क्रम में आज हम लोग इस कविता की सर्वप्रथम जो विशेषताएं हैं उसको समझते हैं और इसके बाद उसके कुछ अंश की हम लोग व्याख्या भी पढ़ेंगे। पवन दूतिका इसका शीर्षक है। रचयिता कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और इसका जो मूल स्रोत है वह प्रिय प्रवास महाकाव्य है। इसके विषय में कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि खड़ी बोली हिंदी का ये पहला महाकाव्य है। भाषा खड़ी बोली है, पहले वाले वाक्य में ही स्पष्ट था कि खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। ये तो भाषा खड़ी हिंदी। शैली इसकी प्रबंध है। हर वो रचना जो एक कथा लेकर के चली है, कथा का विकास करते हुए चलती है, उसको हम लोग प्रबंध शैली में रखते हैं और जब मुक्त विचार होते हैं तो उसे हम मुक्तक शैली में रखते हैं। छंद मंदाक्रांता, रस वियोग श्रृंगार। इसमें जो रस है वो वियोग श्रृंगार है, क्योंकि राधा और कृष्ण के मध्य जो विरह का वर्णन है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। राधा पवन को अपना दूत बना करके, अपनी दूतिका बना करके अपना संदेश कृष्ण तक भेज रही है। मुख्य अलंकार जो है इसके, वे उनमें सर्वप्रथम मानवीकरण। इसका जो शीर्षक है पवन दूतिका, ये खुद ब खुद मानवीकरण का उदाहरण है। पवन एक निर्जीव वस्तु है, किंतु उस पर मानवीय व्यवहार का, उस पर मानव होने का आरोप करते हुए कविता लिखी गई है। उसे एक मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है, एक दूत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। साथ ही साथ अनुप्रास है, उपमा का बाहुल्य है। आप लोग कविता पढ़ेंगे तो सा और सी जैसे शब्द आपको बहुत मिलेंगे। सा से सी जैसे शब्द उपमा अलंकार को इंगित करते हैं और साथ ही साथ कहीं कहीं पर रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, जैसे हम भोजनेत्रा आदि शब्दों में रूपक अलंकार का प्रयोग है। किसी भी कविता को पढ़ने से पहले उसके प्रसंग को समझ लेना आवश्यक होता है। यह राधा कृष्ण की प्रेम कथा पर उपजीवी कथा काव्य है, यानी इसकी जो कहानी ली गई है वह राधा कृष्ण के प्रेम की कथाओं से ली गई है। इसमें राधा की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। प्रसंग जो है इसका, उसको हम लोग और तरीके से समझते हैं। तो इसमें जो पहली विशेषता है वह यह है कि कृष्ण कथा काव्य की परंपरा में कवि द्वारा यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित यह प्रसंग पूर्णतः मौलिक है। यानी इससे पहले के किसी भी कवि ने राधा द्वारा पवन को दूत बना करके भेजने के प्रसंग का वर्णन नहीं किया है। पवन को दूतिका के रूप में भेजने का जो वर्णन है ये खुद मौलिक कल्पना है हरिऔध जी की। लेकिन संदेश भेजने वालों की जो परंपरा है, नायक और नायिका आपस में अपने प्रेम विरह की अवस्था में विशेषकर अपने प्रिय को, प्रेमी को जो संदेश भेजते हैं, उसकी परंपरा हिंदी काव्य में बड़ी पुरानी है। कह रहे प्रेम संदेश वाहकों की परंपरा नायक द्वारा नायिका तथा नायिका द्वारा नायक को किसी भी संदेश वाहक द्वारा संदेश भेजने की परंपरा पुरानी है। इसका सबसे प्राचीन और उत्कृष्ट उदाहरण महाकवि कालिदास के मेघदूत में देखा जा सकता है। यहाँ पर यह बात हो रही है कि यह परंपरा कोई नई नहीं है। यह प्रसंग अवश्य नया है कि राधा की कथा में, राधा कृष्ण की कथा में यह पवन को दूतिका के रूप में भेजने का जो प्रसंग है यह हरिऔध जी से पहले किसी अन्य कवि ने नहीं लिखा था, इसलिए मौलिक है ये। किंतु ये परंपरा बड़ी पुरानी है और इसका जो सबसे प्राचीन और सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है वो महाकवि कालिदास के मेघदूत में हम लोग देख सकते हैं। कर इस काव्य प्रसंग में राधा द्वारा पवन को अपनी दूतिका के रूप में कृष्ण के समीप अपनी व्यथाओं को सुनाने के लिए भेजने का मार्मिक वर्णन किया गया है। आगे आप लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे इसको, तो वर्णन मानविक भी है और बड़ा मानवीय है।
ऐसा नहीं है कि हवा से कहते हैं कि जाके तुम बोल दो, अपने मुंह से कह के सुना दो, बल्कि ऐसे व्यवहार करो, ऐसे कुछ कार्यकलाप करो जिससे कृष्ण को मेरा ध्यान हो जाए। तो बड़ी ही सुंदर कल्पना है, बड़ी ही सुंदर कविता है। कविता का हम लोग यहाँ पर पाठ करते चलेंगे और साथ ही साथ जो कठिन शब्द है या जहां पर अलंकारों को बताने की आवश्यकता अनुभव होगी, वहां पर अलंकारों को भी यहाँ पर लिखा गया है। हाँ, हम लोगों ने ध्यान दिया है कि अनुप्रास की चर्चा नहीं करेंगे। अनुप्रास प्रायः कविता में कहीं न कहीं पाया ही जाता है। मानवीकरण इस पूरी कविता में है। इसका जो शीर्षक है वह खुद मानवीकरण का उदाहरण है, इसलिए हम मानवीकरण अलंकार को भी छोड़ करके अन्य जो अलंकार आएंगे उनकी चर्चा इसमें करेंगे। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। राधा जी अपने घर में बैठी हुई थी, खिन्न अवस्था में थी, दुखी मन से बैठी हुई थी, अपने गेह में, अपने घर में अकेली थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और उनकी आंखों में आंसू की बूंदें आ गई थी और वो क्या कर रही थी, धरती को भिगो रही थी। यहाँ पर कठिन शब्दों में दृग आंखें हैं और युगल जोड़ा, यानी उनकी दोनों आंखों में आंसू आ गए और वे आंसू धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधों को ले करे, और इसी घर में, इसी सदन में, सदन का अर्थ घर में पुष्पों के फूलों की सदगंध से भरी हुई प्रातःकालीन हवा प्रवेश करती है। करे प्रातः काल, प्रातः वाली सुकवन इसी काल वातायनों से, करे उसी काल, उसी क्षण क्या होती है, प्रातः वाली, सुबह वाली वह हवा जो क्या है, सद पुष्पों के गंध से भरी हुई है, वह क्या करती है, वातायनों से, खिड़कियों से प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखिता हो। वैसे तो सुबह की प्रातःकालीन हवा, ऐसी हवा जो फूलों की सदगंध को लिए हुए हो, वह प्रसन्न करती है, हर्षित करती है। किंतु जब व्यक्ति दुखी होता है, जब दुख में होता है, तो उस अवस्था में वे चीजें जो उसे प्रसन्न कर सकती हैं, वे चीजें भी उसे क्या करती हैं, दुख देने लगती हैं। और यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार से यह प्रातःकालीन हवा जो है, यह पवन जो है, वह राधा जी को दुखी कर रही है। करे धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका जी, करे उससे बड़े ही दुख के साथ राधा जी कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतनी क्यों है मुझे सताती। कहे यह प्रातःकालीन पवन तुम मुझे क्यों इतना सता रही हो, क्या तुम भी कलुषित हुई है काल की क्रूरता से, क्या तुम भी काल की, समय की क्रूरता से कलुषित हो गई हो, मैली हो गई हो, अपवित्र हो गई हो। तुम्हारा कार्य सुख देना है, लेकिन तुम मुझे आके दुख दे रही हो। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि राधा जी के कक्ष में हवा प्रवेश करती है, उससे राधा जी दुखी होती हैं और उस हवा से कह रही हैं कि तुम मुझे यहाँ पर आकर क्यों सता रही हो। आगे हवा से वो संवाद करती हैं, अपनी व्यथा को कह रही हैं, बातचीत कर रही हैं। मेरे प्यारे नवजलद से, कंज से नेत्र वाले, कि जो मेरे प्रिय हैं, जो कृष्ण हैं, वो कैसे हैं, नव जलद से हैं, वर्षा ऋतु में आकाश में छाने वाले उन नए बादलों के समान श्याम वर्ण वाले हैं। और कैसे हैं, कंज से नेत्र वाले, और उनकी आंखें कैसी हैं, कमल के पुष्प के समान है। यहाँ पर जलद, बादल, कंज, कमल और से शब्द आया है जो उपमा अलंकार को यहाँ पर लक्षित करता है। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, करे वो खुद गए मधुबन और न मधुबन से खुद लौट कर आए, और ना ही उन्होंने कोई संदेशा भेजा। यहाँ पे मधुबन का अर्थ मथुरा से है। मैं रो रो प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, और मैं क्या हो रही हूँ, रो रो करके अपने प्रिय के विरह में बावली हो रही हूँ। मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरी स्थिति पागलों जैसी हो रही है। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और फिर उससे निवेदन कर रही कि हे हवा, यहाँ मत आओ, यहाँ तुम्हारा कोई कार्य नहीं है, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसे तुम्हारे आने से सुख हो
यदि तुम सुख देना ही चाहती हो मुझे तो क्या करो, श्याम के पास, कृष्ण के पास चली जाओ और वहां जाकर के मेरा संदेशा सुनाओ। अभी हम लोगों ने कहानी के विषय में, कविता के विषय में समझा, उसके जो प्रमुख काव्यगत लक्षण थे उनको समझा, उसकी भाषा, रस, छंद, अलंकार, शैली आदि के विषय में चर्चा की और उसके 3 पैराग्राफों को पढ़ा। अब हम लोग कल इसका जो शेष भाग है उसका अध्ययन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कविता समझ में आई होगी। जहां कोई भी कठिनाई हो, कोई भी प्रश्न हो, आप लोग निसंकोच पूछें और साथ ही साथ इन कविताओं से कुछ प्रश्न आप लोगों को भी बाद में भेजे जाएंगे और आशा की जाएगी कि आप लोग उसका उत्तर दें। धन्यवाद।